चलिए आज चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसने कला, विज्ञान, सियासत, हर चीज को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, ये कहानी है गुप्त साम्राज्य की। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब भारत एक नहीं था। वो महान मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त और अशोक की बनाई वो विरासत सब बिखर चुकी थी। देश का हाल ये था कि वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया था और चारों तरफ से बस विदेशी हमलों का डर। माहौल में एक गहरी अनिश्चितता थी। और ऐसे में सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या भारत को फिर से एक देखने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया है? लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले होता है। और इतिहास के इसी अंधेरे से एक चिंगारी उठी, एक ऐसी चिंगारी जिसने एक नए राजवंश को जन्म दिया और भारत की तकदीर को फिर से लिखने की ठान ली। तो इस वंश की शुरुआत करते हैं श्रीगुप्त। देखिए, वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं टिकता, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। और फिर उनके बाद आए उनके बेटे घटोत्कच। उन्होंने इस नींव को पॉलिटिकल अलायंसेज यानी राजनीतिक रिश्तों से और भी मजबूत कर दिया। पर कहानी में असली ट्विस्ट, असली गेम चेंजर साबित हुए चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने एक रिश्ते को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और सियासत का सबसे बड़ा हथियार भी। ये कोई आम शादी नहीं थी, ये सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो ताकतों का मिलन था। सोचिए, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करके चंद्रगुप्त को वो लेजिटिमेसी, वो शक्ति मिली जिसने पूरे उत्तर भारत का पॉलिटिकल मैप ही बदल कर रख दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और फिर साल 319 एडी में उन्होंने शुरू किया गुप्त संवत। ये सिर्फ एक नया कैलेंडर शुरू करना नहीं था, नहीं, ये एक ऐलान था। पूरी दुनिया को ये बताना था कि देखो, बिखराव का वो दौर अब खत्म और भारत में एक नए, एक स्थिर, एक शक्तिशाली युग की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रगुप्त प्रथम ने तो नींव रख दी, लेकिन इस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की उनके बेटे समुद्रगुप्त ने। एक ऐसा बादशाह जिसके अंदर मानो दो अलग अलग इंसान रहते हों, दो अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ वो एक ऐसा इनविंसिबल योद्धा था जिसके घोड़ों ने, कहते हैं, पूरे भारत की जमीन को रौंद डाला था। और दूसरी तरफ वो एक ऐसा कला प्रेमी था, एक ऐसा संगीतकार जिसकी उंगलियां वीणा पर जादू बिखेरती थी। मतलब तलवार और वीणा दोनों के उस्ताद। उनकी मिलिट्री जीनियस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जाने माने इतिहासकार विंसेंट स्मिथ उन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। सोचिए, नेपोलियन, ये टाइटल ही उनकी जबरदस्त काबिलियत की पूरी कहानी कह देता है। लेकिन हर महान कहानी की तरह यहां भी एक ट्विस्ट है। समुद्रगुप्त के बाद और अगले महान राजा के आने से पहले इतिहास में एक छिपा हुआ चैप्टर है, एक ऐसा पन्ना जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। ये कहानी है एक कायर राजा की, जिसने अपने ही वंश के नाम पर एक बदरुमा दाग लगा दिया। और जानते हैं, इसी उथल-पुथल से, इसी अपमान की आग से तपकर एक नया हीरो सामने आया, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो शासक जिसके राज में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। एक ऐसा दौर जिसे आज हम भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि उनके बड़े भाई रामगुप्त ने डर के मारे अपनी ही पत्नी ध्रुव देवी को दुश्मन शक राजा को सौंपने का फैसला कर लिया। एक अनबिलीवेबल कायरता। तब चंद्रगुप्त आगे आए। उन्होंने ना सिर्फ अपनी भाभी की इज्जत बचाई, बल्कि उस दुश्मन को खत्म करके उस अपमान का बदला भी लिया और साम्राज्य का खोया हुआ सम्मान वापस लाए। और उनके राज में सब कुछ कितना सही था, इसका सबसे बड़ा सबूत कोई भारतीय नहीं बल्कि एक विदेशी देता है। एक चीनी यात्री फाहियान, जो उन दिनों भारत आए थे। उन्होंने अपने लेखों में एक ऐसे देश के बारे में लिखा जहां लोग खुश थे, क्राइम ना के बराबर था और हर तरफ न्याय का बोलबाला था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का दौर सिर्फ शांति और सुरक्षा का नहीं था। नहीं, ये तो एक कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोशन था। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज सदियां बीत जाने के बाद भी आज भी हमें सुनाई देती है। उनके दरबार की शान थे नवरत्न, मतलब उस दौर के 9 सबसे ब्रिलियंट माइंड्स का एक ग्रुप। सोचिए, ये उस जमाने की ड्रीम टीम थी। एक तरफ कालिदास जैसे महाकवि तो दूसरी तरफ वराहमिहिर जैसे महान खगोल शास्त्री। क्या कमाल का जमावड़ा रहा होगा। और हां, इसी दौर ने हमें आर्यभट्ट जैसा जीनियस भी दिया। वो आर्यभट्ट जिन्होंने यूरोप से सदियों पहले दुनिया को ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है,
अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज का चक्कर लगाती है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने विज्ञान की दुनिया में सचमुच तहलका मचा दिया। लेकिन वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता। हर चीज का एक अंत होता है। सोने की चमक भी एक दिन फीकी पड़ती ही है और स्वर्ण युग भी हमेशा के लिए नहीं रहते। अब कहानी का रुख साम्राज्य के आखिरी दिनों की तरफ मुड़ता है। देखिए, पतन के दौर में भी कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा ज्ञान का मंदिर बनाया और आखिरी महान राजा स्कंदगुप्त ने हूणों के वहशी हमलों से साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो विशाल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और आखिरकार टुकड़ों में बिखर गया। पर एक सवाल है, क्या किसी साम्राज्य के खत्म होने से उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है? शायद नहीं। गुप्तों की बनाई इमारतें आज खंडहर हो सकती हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनकी लेगेसी, वो आज भी हमारे बीच, हमारे साथ जिंदा है। जरा सोचिए, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र आज भी बाइबल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट की जाने वाली किताब है। आर्यभट्ट का जो विज्ञान था वो आज हमारे स्पेस मिशंस की बुनियाद में है। और कालिदास, उनका साहित्य तो आज भी दिलों को छू जाता है। ये सब उन्हीं की तो देन है। और इसीलिए एक बड़े इतिहासकार बार्नेट ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल की वही जगह है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एंशिएंट ग्रीस के सुनहरे दौर की है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, साम्राज्य मिट जाते हैं, उनकी सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं, राजा धूल में मिल जाते हैं, लेकिन क्या एक विचार, एक स्वर्ण युग का आइडिया कभी सच में मर सकता है? या फिर वो अपनी कला में, अपने विज्ञान में, अपनी कहानियों में हमेशा